नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में मैं सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज ये एलटी ग्रेड हिंदी विषय का ये हिंदी साहित्य इतिहास का पहला वीडियो है। तो आज हम इसमें देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास का संक्षिप्त परिचय। तो मित्रों, इस चैनल के माध्यम से यह यूपी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए हिंदी विषय की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों की। तो आज मैं हिंदी साहित्य इतिहास का बहुत ही संक्षिप्त परिचय इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रही हूं। हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने से पहले थोड़ा सा हम इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति देखते हैं। इतिहास शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति, धन हा, धन आस। इति, धन हा, धन आस, इन 3 शब्दों को जब हम मिला देंगे तो शब्द बनेगा इतिहास, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से समाप्त होना। इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही था, ऐसा ही हुआ। कहने का अर्थ ये है मित्रों कि इतिहास कोई कोरी कल्पना नहीं है। जो हम इतिहास पढ़ते हैं वो भूत में सारी घटनाएं घटित हो चुकी थीं। तभी तो देखो ये लिखा है कि इतिहास शब्द इति, धन हा, धन आस के योग से बना है, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से समाप्त होना। माने अब वो निश्चित रूप से समाप्त हो गया है। इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही था, ऐसा ही हुआ, कि भूत में बीते हुए समय में ऐसी ही घटनाएं घटी जिसे हम इतिहास का नाम देते हैं। जैसे कि हम थोड़ी देर के लिए मान लो आज जो कुछ घटित हो रहा है यही कल आने वाले समय में इतिहास बन जाएगा। ये घटनाएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। यही घटनाएं कल इतिहास बन जाएंगी। आगे देखते हैं। हीगल के अनुसार, हीगल ने इतिहास की क्या परिभाषा दी है ये देखते हैं। हीगल के अनुसार इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु इसके भीतर कारण कार्य की श्रृंखला विद्यमान है। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूं ये परिभाषा। हीगल जी के अनुसार इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु इसके भीतर कारण कार्य की श्रृंखला विद्यमान है। इनके कहने का अर्थ ये है मित्रों कि इतिहास केवल घटनाओं की खोज या उनको उन घटनाओं को एकत्र करना ही नहीं है। इतिहास के अंदर कौन से कार्य का कारण क्या था इसकी भी श्रृंखला विद्यमान है। उसके बाद दूसरी परिभाषा यहाँ दी गई है जर्मन दार्शनिक कांट या कांट के अनुसार सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति की आंतरिक विकास की प्रक्रिया का प्रतिबिंब है। सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है। अब कांट जी के अनुसार जो सृष्टि का बाहरी विकास दिखाई दे रहा है वो प्रकृति की आंतरिक जो विकास हुआ था उसी के आधार पर हुआ है। देखो प्रकृति जो है, प्रकृति को एक प्रकार से ईश्वर का रूप भी दिया जा सकता है। जैसे कि कहीं कहीं पर प्रकृति बहुत साथ देती है, बहुत से देश ऐसे हैं कहीं कहीं पर प्रकृति कम साथ देती है। तो जिस देश की प्रकृति जितना अधिक साथ देगी उसका बाह्य विकास भी उतना ही अधिक होगा। तो जर्मन दार्शनिक कांट के अनुसार सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है। आगे देखते हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है ये हिंदी साहित्य के इतिहास, अभी तक हम इतिहास के बारे में देख रहे थे। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इतिहास के अतिरिक्त हिंदी साहित्य के इतिहास की क्या परिभाषा दी है हम देखते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह निश्चित है कि होगा, यहाँ पर मित्रों छोटी की मात्रा रहेगी, कि जनता की चित्त वृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों, ये वृत्तियों है, ये व्यक्तियों टाइपिंग मिस्टेक थी इसलिए मैंने वृत्तियों लिख दिया है। चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। और यह परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता या केबीएस, एनबीएस आज इस प्रकार की परीक्षाओं में परिभाषा बहुत बार पूछी गई है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अब इस परिभाषा का अर्थ ये है मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की जो है उसकी मना स्थिति क्या है, उसकी चित्त वृत्ति क्या है, इसी की परछाई होती है, इसी का प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्त वृत्ति में जैसे क्या होता है, धीरे धीरे कोई भी राष्ट्र हो तो उसकी जनता की चित्त वृत्ति मन की स्थितियों में परिवर्तन होता जाता है, तो उसके साथ साथ साहित्य में भी परिवर्तन होता चला जाता है। जैसे भारत देश को देख लो, वैदिक काल में कैसे शिक्षा व्यवस्था थी, कैसे लोगों की मना स्थिति थी, तो उस प्रकार हाँ वेशभूषा कैसी थी, तो उस प्रकार उस समय के साहित्य में जो जो जनता की चित्तवृत्ति थी उसका वर्णन है। फिर आप मुगल काल के साहित्य को देख लो, कैसा पहनावा था, कैसा रीति रिवाज था, वो उस काल के साहित्य की परंपरा के में आ जाएगा। फिर अंग्रेजों का जब यहाँ शासन हुआ तो उस समय किस प्रकार के साहित्य की रचना हुई और जिस प्रकार से उस समय लोगों की बोलचाल थी, वेशभूषा थी, वही उस समय की साहित्य का प्रतिबिंब था। कहने का अर्थ ये है, जिस समय लोगों के जो विचार होते हैं, वेशभूषा होती है, शिक्षा होती है, खान पान होता है, वही सब उस काल के साहित्य में भी परिलक्षित होता है। परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। हाँ मित्रों, इसका अर्थ ये नीचे वाली लाइन का कि जैसे मान लो आप कोई रचना कर रहे हैं, आपने कोई नाटक लिखा, ठीक है, या कहीं पर कोई पिक्चर बनी, तो उस पिक्चर में जैसी वेशभूषा होगी, जैसा रीति रिवाज होगा, साहित्य में वही होना चाहिए। अब जैसे मानो मुगल काल का वर्णन हो रहा है, ठीक है, तो मुगल काल का में जो है वैदिक मंत्रों का उच्चारण या मुगल काल का दृश्य दिखाया जा रहा है जहां ये नूरजहां के बारे में बात हो रही हो, कोई अंग्रेजी बोल रहा है, तो ये अनुचित होगा। तो इनके कहने का अर्थ ये है कि
आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। कहने का था ये, जिस काल में जैसा रीति रिवाज हो, जैसी वेशभूषा हो, जैसी भाषा हो, वही उसी का प्रयोग साहित्य में भी होना चाहिए। साहित्य और जो संस्कृति है उसमें आपस में सामंजस्य दिखाना ही साहित्य है। आगे देखते हैं। अब मित्रों देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, थोड़ा बहुत उसके विषय में जानेंगे, फिर हम इसको बाद में विस्तार से भी पढ़ेंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? गारसादा तासी ने किया था, और ये फ्रेंच विद्वान थे। इन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा था 1839 ईस्वी में। क्या समय था? 1839 ईस्वी। कौन सी भाषा में? फ्रेंच भाषा में। भाई फ्रेंच विद्वान थे तो किस में लिखेंगे? फ्रेंच भाषा में लिखेंगे। और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम था, क्या नाम था इनके इतिहास ग्रंथ का? इस्तवार दाला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी तो मित्रों इनके इतिहास ग्रंथ का नाम था इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा था? ये लिखा था गारसादा तासी जी ने। फ्रेंच भाषा में लिखा था क्योंकि ये फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रेंच विद्वान थे। और ये लिखा था इन्होंने 1839 ईस्वी में। और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम था इस्तवार दाला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। इनके विषय में हम विस्तार से पढ़ेंगे जब हम केवल गारसादा तासी के विषय में पढ़ेंगे। अभी हिंदी साहित्य इतिहास का आप संक्षिप्त परिचय पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का द्वितीय प्रयास किसी भारतीय विद्वान का सर्वप्रथम प्रयास था। यह किसने लिखा था? ठाकुर शिव सिंह सेगर जी ने। 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम था शिव सिंह सरोज। क्या नाम था? शिव सिंह सरोज। तो मित्रों शिव सिंह सेगर के इतिहास ग्रंथ को याद करने का तो बहुत अच्छा तरीका है। ठाकुर शिव सिंह सेगर ने 1883 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। शिव सिंह सरोज नाम था इनके इतिहास ग्रंथ का, और ये इन्होंने हिंदी भाषा में लिखा था। किस में लिखा था? हिंदी भाषा में लिखा था। अब आगे देखते हैं। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा था 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में लिखा था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। सही माने में पूछा जाए तो वैसे अगर कहीं भी पूछा जाए तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा तो आप गारसादा तासी लिखेंगे। लेकिन इन्होंने
कवियों का कोई काल विभाजन वगैरह नहीं किया था, प्रभेद का ध्यान नहीं रखा था। इसलिए यदि सही माने में पूछा जाए, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया इतिहास जो है, जो इन्होंने 1888 ईस्वी में लिखा था, वो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाना चाहिए। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। मैं यहां लिख दे रही हूं, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, जिसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस इतिहास ग्रंथ की मित्रों सबसे बड़ी कमी ये थी कि ये हिंदी साहित्य के इतिहास अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने? अंग्रेजी भाषा में। 1888 ईस्वी में इनके इतिहास ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद देखते हैं परंपरागत रूप में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा? मिश्र बंधु विनोद ने, मिश्र बंधु ने 1913 ईस्वी में। ये मित्रों आप आगे पढ़ोगे, इसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। ये मिश्र बंधु माने भाई, तो ये मिश्र बंधु 3 भाई थे और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम था मिश्र बंधु विनोद। इसी मिश्र बंधु जो भाई थे, इनमें विनोद लगा तो यही हो जाएगा इनके इतिहास ग्रंथ का नाम, मिश्र बंधु विनोद। इसके जो है 4 भाग थे। 3 भाग का प्रकाशन हुआ था 1913 ईस्वी में और चौथे भाग का प्रकाशन हुआ था 1934 ईस्वी में। अब देखो उसके बाद सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास, जो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया और जो सर्वमान्य है, जिसका काल विभाजन हम सभी लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, तो वो लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्या लिखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1929 ईस्वी में। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का नाम ही यही है मित्रों, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 ईस्वी में इन्होंने लिखा था और पहले ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया था। ये वास्तव में भूमिका लिखना चाहते थे, लेकिन शुक्ल जी से तो सब लोग परिचित हो गए। वो इतना भावनाओं में बह गए कि वो इतना विस्तृत हो गया कि पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास बन गया, जो कि इन्होंने 1929 ईस्वी में लिखा। और ये इतिहास ग्रंथ जो है इनका ये सर्वमान्य है। और हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को इन्होंने 4 भागों में बांटा, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, देखेंगे। फिर उसके बाद ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं, इनको भी देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
इन्होंने 1952 ईस्वी में लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र, इन्होंने 1973 में इन्होंने लिखा तो नहीं, लेकिन कुछ इतिहास ग्रंथ को इधर उधर से लेकर थोड़ा जोड़ तोड़ के बनाया है। 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर राम कुमार वर्मा जी ने 1938 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा, जो कि अपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। उसके बाद चौथा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने 1931 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने 1965 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। अब मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। आज आपको मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास का संक्षिप्त परिचय बताया है यहाँ पर, और यहाँ इस चैनल के माध्यम से आपको LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता हिंदी विषय की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा। आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया है कि जो है सप्ताह में 5 दिन आपको हिंदी साहित्य, काव्य शास्त्र तथा भाषा बोली आज के टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, और सप्ताह में 2 दिन व्याकरण की क्लास होगी। तो मित्रों, कल फिर आपसे मिलते हैं। कल तक के लिए नमस्कार।